सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट ग्रेड पेपर सेकंड कॉमर्स से रिलेटेड है। तो आज का सेशन है वो बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए जो भी साथी हमारे साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में सेशन को शेयर कर दे, ताकि आज की जो क्लास है उसका अपन विधिवत रूप से आगाज कर सके। क्योंकि एग्ज़ाम का समय बहुत ही पास है और मार्केट में इस तरीके की बातें चल रही है कि एग्ज़ाम समय पे होगी या आगे बढ़ेगी, लेकिन इन बातों पर अपने को ध्यान न देते हुए जब तक कोई विशेष नोटिफिकेशन नहीं आ जाता या उच्च अधिकारियों द्वारा इस प्रकार की घोषणाएं नहीं हो जाती, तब तक अपने को अपना जो टारगेट है उस पर ही काम करना है। और अपना जो टारगेट है वो है गजेटेड ऑफिसर का, आरएएस बनने का। तो उसके लिए आप और हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो परिणाम है वो भी हमें अच्छे ही देखने को मिलेंगे। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगी उनको अपन चर्चा के रूप में शामिल कर रहे हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। आपको इसका जवाब है वो देना है, क्योंकि आपने सारी चीज है वो पढ़ रखी है, तो कहीं कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बताओ। देखिए इसका आंसर क्या है कि अंकेक्षण नोटबुक एक ऐसी हस्तलिखित और सजिल्द पुस्तिका है जिसमें ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य और सूचनाएं लिखी जाती हैं जो अंकेक्षण कार्य के नियोजन और संचालन में सहायक होती है। ये कथन किसका है? तो सबसे पहले तो अपने को ध्यान में रखना है ये परिभाषा किससे रिलेटेड है। ये आपकी जो ऑडिट नोटबुक है उससे रिलेटेड है। वो क्या होती है? हस्तलिखित होती है और सजिल्द होती है ना। ये अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट ये परिभाषा पूछ के और ये पूछ सकता है कि भाई ये क्या है। तो ये अंकेक्षण नोट बुक होती है जिसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं, ऑडिटर को जो काम करना होता है उसके संबंध में पहले से ही क्या रखता है, वो प्लानिंग रखता है, नियोजन रखता है, और उसमें जो संचालक उनकी सहायता भी रेगुलर प्राप्त होती रहती है। तो ये कथन किसने दिया है? डब्ल्यू विग ने, डब्ल्यू जॉनसन ने, आर्थर डब्ल्यू होम्स ने, हॉवर्ड स्टेटलर ने। बताओ देखिए किसने दिया है ये कथन है वो किसका है? परिभाषाएं हैं, लेकिन एक परिभाषा में से कई चीजें वो अपने सामने निकल कर आती है। ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, बताओ देखिए इसका आंसर अंकेक्षण नोटबुक ये हस्तलिखित और सजिल्द है। तो ये बात कही है किसने? हॉवर्ड स्टेटलर ने। किसने कही है? हॉवर्ड स्टेटलर ने ये बात है वो कही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर होगा, है ना। ए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन बताओ देखिए, चालू अंकेक्षण फाइल है ना, चालू अंकेक्षण फाइल के कार्यपत्रों का उदाहरण नहीं है। नियोक्ता से प्राप्त पत्र, लेन देन और शेषों की समीक्षा, अंकेक्षक की नियोक्ता प्रक्रिया और अंकेक्षण कार्यक्रम का साक्ष्य, अंकेक्षक द्वारा जारी प्रबंधकीय प्रतियों की जो प्रतिलिपियां। बताओ देखिए, चालू अंकेक्षण कार्य जो फाइल है वो कार्यपत्रों का उदाहरण आपका कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है ना। तो देखो कार्यपत्र क्या होते हैं? जो वर्किंग पेपर होते हैं वो होते हैं, है ना। उसके लिए जो नियोक्ता से अपने को क्या प्राप्त हुआ है वो भी शामिल होता है। लेन देन और शेषों की समीक्षा अपने की है तो वो भी शामिल होता है। अंकेक्षक की नियोजन प्रक्रिया और अंकेक्षण कार्यक्रम का जो साक्ष्य होता है वो भी इसमें शामिल होता है ना। लेकिन अंकेक्षक द्वारा जारी प्रबंधकीय जो पत्रों की प्रतियां है वो इसमें शामिल नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। अंकेक्षक द्वारा जारी प्रबंधकीय पत्रों की प्रतियां, अंकेक्षक द्वारा जारी प्रबंधकीय पत्रों की जो प्रतियां है वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ देखिए, इसका आंसर कौन दे रहा है?
क्या पूछा है, स्थायी अंकेक्षण फाइल के कार्य पत्रों का उदाहरण नहीं है ना। यहाँ पे पूछा है स्थायी अंकेक्षण फाइल के जो कार्य पत्र है उनका उदाहरण नहीं है, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम है उसमें आपको पता होगा कि नेगेटिव पे विशेष जोर होता है। हम क्या करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं हमेशा और प्रश्न को भी पॉजिटिव ही पढ़ते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने जिसने वो पेपर सेट किया है वो उसमें कुछ नकारात्मक शब्द डाल देता है, और नकारात्मक शब्द डालते ही हमारा दिमाग है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, और जो आंसर हम देना चाहते हैं वो न देके कोई दूसरा ही आंसर है उसका अपने दे देते हैं, है ना। तो ये पूछा है कार्य पत्रों का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा है ना। तो इसमें देखो, महत्वपूर्ण अनुपातों और प्रवृत्तियों की समीक्षा, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बारे में टिप्पणियां, लेन देन और शेषों की समीक्षा, उपक्रम की वैधानिक तथा संगठनात्मक संरचना से संबंधित सूचनाएं। बताओ देखिए क्या पूछा, स्थायी अंकेक्षण के कार्यपत्रों में शामिल नहीं है ना। तो देखो उदाहरण पूछा स्थायी अंकेक्षण, है ना। अभी पिछला क्वेश्चन अपन ने किया था उसमें ये किस में था, ये आपका चालू में था। किसमें था, चालू अंकेक्षण, स्थायी में नहीं था, है ना। आपने पढ़ा था ना पिछला क्वेश्चन ही, पिछले क्वेश्चन में ही इसको अपन ने किसमें माना था, क्योंकि पिछला क्वेश्चन क्या था, चालू अंकेक्षण फाइल, ये है आपका स्थायी अंकेक्षण फाइल, है ना। तो स्थायी अंकेक्षण अगर पिछला क्वेश्चन अपने को ध्यान में है तो तुरंत इसका सी आंसर हो जाएगा। नहीं भी जो महत्वपूर्ण अनुपात और प्रवृत्ति की समीक्षा है वो आपकी स्थायी में होती है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के बारे में टिप्पणी है वो स्थायी में होती है। उपक्रम की वैधानिक और संगठनात्मक संरचना है ये भी आपकी स्थायी में होती है, जबकि लेन देन और शेषों की समीक्षा है ये आपके चालू में होती है ना। चालू अंकेक्षण फाइल है उसमें इसको शामिल किया जाता है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेन देनों की और शेषों की समीक्षा ये आपका चालू अंकेक्षण फाइल के अंतर्गत आता है, तो इसलिए इसका सी आंसर होगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर कि निरंतर, है ना, निरंतर महत्ता वाली महत्वपूर्ण सूचनाओं का समावेश किस फाइल में होता है, स्थायी अंकेक्षण फाइल में, चालू अंकेक्षण फाइल में, कार्यगत प्रपत्र फाइल में, या उक्त में से कोई नहीं। निरंतर महत्ता वाली महत्वपूर्ण सूचनाओं का जो समावेश है वो आपका किस फाइल के अंतर्गत होता है। वैसे अगर बात करें तो अंकेक्षण का जो वर्गीकरण है, अंकेक्षण का वर्गीकरण ये अलग अलग पॉइंटों के आधार पर किया गया है ना। अंकेक्षण का वर्गीकरण है वो आपका अलग अलग पॉइंटों के आधार पर किया गया। एक तो होता है आपका संस्था के आधार पर, क्या होता है, संस्था के आधार पर, है ना, संस्था के आधार पर वर्गीकरण किया। एक होता है आपका अवधि के आधार पर, अवधि के आधार पर, किस पे होता है, अवधि के आधार पर। और एक होता है अन्य प्रकार, क्या होता है, अन्य प्रकार, है ना। अब संस्था के आधार पर कौन कौन से हो सकते हैं, संस्था के आधार पर आपका वैधानिक अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण संस्था के आधार पर, है ना। और कौन सा हो सकता है, निजी अंकेक्षण, निजी अंकेक्षण ये आपका संस्था के आधार पर हो सकता है। सरकारी अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण, है ना, संस्था के आधार पर सरकारी अंकेक्षण भी हो सकता है। और हो सकता है आपका सहमति अंकेक्षण,
इन शब्दों को अपने को थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परीक्षा में इनसे क्वेश्चन है वो अपने को देखने को मिल सकता है ना। क्यों मिल सकता है? कि इनमें से किसी एक के बारे में पूछ ले कि भाई ये कौन सा होता है ना। अवधि के आधार पर आपका हो जाएगा चालू अंकेक्षण। कौन सा हो जाएगा? चालू अंकेक्षण। अंतिम अंकेक्षण, अंतिम अंकेक्षण। अंतरिम अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण, है ना। चालू अंकेक्षण हो जाएगा आपका, अंतिम अंकेक्षण हो जाएगा, अंतरिम अंकेक्षण हो जाएगा। और अन्य में आपका जैसे लागत अंकेक्षण होता है धारा 148 के तहत, उसी में आपका प्रबंध अंकेक्षण होता है। तो ये अन्य में हो जाते हैं, है ना। तो ये अपने को अंकेक्षणों का वर्गीकरण में ये विशेष रूप से ध्यान में रखना। अब देखो वैधानिक अंकेक्षण कौन सा होता है? वैधानिक अंकेक्षण यानी जो कंपनी अधिनियम के लिए अनिवार्य होता है, इसे अनिवार्य अंकेक्षण भी कहते हैं। ये अपने को ध्यान रखना। वैधानिक अंकेक्षण है उसको क्या कहेंगे? अनिवार्य अंकेक्षण भी कहते हैं। यानी एक ऐसी संस्थाएं जो विधान द्वारा क्या होती है, विधान या कानून द्वारा निर्मित होती है, शासित होती है ना, उन्हें अपन क्या कहेंगे? वैधानिक अंकेक्षण कहेंगे। इनमें जैसे आपकी कंपनी अधिनियम की बात करें तो कंपनी अधिनियम 2013 में जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनी है ना, बैंकिंग और वित्तीय संस्था अधिनियम 1949 के तहत जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, है ना, बीमा एक्ट 1956 और 1972 के तहत जितनी भी आपकी रजिस्टर्ड कंपनियां हैं, पब्लिक ट्रस्ट की कंपनियां हैं, किसी विधान या कानून द्वारा जो निर्मित जितनी भी जो कंपनियां हैं वो आपका वैधानिक अंकेक्षण की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि ये विधान द्वारा क्या किया गया, इसको कंपलसरी है, किया गया है, इसका अंकेक्षण किया जाना अनिवार्य है ना। इसमें साथ में इसमें क्या आता है कि वैधानिक अंकेक्षक की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, उनके पारिश्रमिक अधिकार, है ना, कार्यक्षेत्र, पद से हटाना, पद का त्याग आदि से संबंधित सारे प्रावधान है वो क्या होते हैं? विधान द्वारा निर्मित होते हैं, कानून द्वारा निर्मित होते हैं, है ना। और इसकी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, वो भी विधान द्वारा निर्धारित व्यक्ति किसकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई है वो ही इसका काम में करता है ना। तो ये होता है आपका वैधानिक अंकेक्षण। निजी अंकेक्षण क्या होता है कि ये ऐच्छिक होता है। निजी को दूसरा नाम क्या कह सकते हैं? ऐच्छिक अंकेक्षण, है ना। इसे ऐच्छिक अंकेक्षण भी कह सकते हैं। इसमें विधान और कानून है उनका नियम लागू नहीं होता, है ना। ऐच्छिक अंकेक्षण होता है जैसे कोई आपका क्लब वगैरह है ना, एकल स्वामित्व क्लब है या कोई पुस्तकालय है ना, उनमें कोई विश्वविद्यालय है, विद्यालय है ना, अस्पताल, उनके लिए अंकेक्षण वो लागू होता है ना। इसकी इनमें जो अंकेक्ष है उनकी अंकेक्ष की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति, अधिकार, दायित्व, पारिश्रमिक, है ना, सबका सब समझौते के आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसके आधार पर? समझौते के आधार पर इसमें एक विशेष ध्यान रखना, ये रिपोर्ट है वैधानिक रिपोर्ट, ये है वो अपनी जिसने इसकी नियुक्ति की है उसको देगा। लेकिन निजी अंकेक्षण में जो ऑडिटर के द्वारा जो ऑडिट रिपोर्ट है वो किसको दी जाती है? नियोक्ता को दी जाती है। किसको? नियोक्ता को दी जाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है ना। तो निजी अंकेक्षण में क्या होता है? ऐच्छिक होता है और अपनी रिपोर्ट है वो किसको देगा? नियोक्ता को देगा। इसके बाद सरकारी अंकेक्षण, है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने भी जो विभाग है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने भी जो विभाग है उनके अंकेक्षण के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? आपके सरकारी अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है ना। सरकार में जितने भी विभाग है उनकी नियुक्ति। अब इसमें जो ऑडिटर होगा वो कौन होगा? इसमें ऑडिटर होगा CAG, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, है ना। आपकी इसकी नियुक्ति है, CAG की नियुक्ति है संविधान की धारा 148, है ना। ये मैंने पहले बताया था आपको कि 148 के तहत इसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती
है ना, सरकारी अंकेक्षण। सीएजी के अंकेक्षण के संबंधित अधिकार, कार्य क्षेत्र, शक्तियों का निर्धारण संसद के द्वारा निर्धारित विधान द्वारा होता है। ये अपना सरकारी अंकेक्षण, ठीक है। साथ में ये सीएजी है वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा, वो सीएजी रिपोर्ट अपने केंद्र सरकार को देगा, है ना। साथ में केंद्र सरकार फिर केंद्र सरकार के माध्यम से जो राष्ट्रपति है उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में पेश करेगा, है ना, ठीक है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य में होगा एजी, है ना, राज्य में कौन होगा, एजी। और यहाँ पर जो एजी है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, और राष्ट्रपति है राज्य में एजी अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा, राज्यपाल है वो उसको विधानसभा में रिपोर्ट रखी जाएगी, है ना। इसलिए सीएजी के द्वारा प्रत्येक राज्य में एक महालेखाकार कार्यालय है वो खोला जाता है। आपको पता है कि भाई प्रत्येक राज्य में आपका जो महालेखाकार कार्यालय है वो खोला जाता है एजी, जिसको कौन संभालता है, एजी है वो संभालता है, ठीक है। इसके बाद आता है सहमति अंकेक्षण, है ना। सहमति अंकेक्षण कुछ ऐसी संस्थाएं होती है जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होता है, जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त होता है, जिसमें आपका अस्पताल, पुस्तकालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय जिनको अनुदान प्राप्त होता है ना, निजी वाले में तो खुद के होते हैं और इसमें अनुदान प्राप्त होता है तो वो करवाते हैं। ऐसे संस्थाओं को अंशदान की राशि तक के खर्चों की जो रिपोर्ट है वो ऑडिट महालेखाकार होता है उसके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये सहमति हो गई। फिर अवधि के आधार पर अगर बात करें तो चालू अंकेक्षण। अब इस चालू अंकेक्षण के कई नाम हैं, ये नाम अपने को कंफ्यूज कर सकते हैं। चालू अंकेक्षण के कई नाम है जो अपने को कंफ्यूज कर सकते हैं। इसको अपन चालू अंकेक्षण भी कहते हैं, है ना, इसको अपन सतत अंकेक्षण भी कहते हैं, इनको अपन निरंतर अंकेक्षण भी कहते हैं, है ना। चालू अंकेक्षण को सतत अंकेक्षण भी कहते हैं, निरंतर अंकेक्षण भी कहते हैं। और इसका अर्थ होता है कि भाई वर्ष भर चलने वाला अंकेक्षण या वर्ष भर चलने वाली ये प्रक्रिया अंकेक्षण के तहत आती है ना। इसमें क्या होता है, अंकेक्षण का ये ऐसा प्रकार है जिसमें नियमित और अनियमित, है ना, समय अंतरालों के मध्य ये अंकेक्षण किया जाता है, वो आपका चालू अंकेक्षण की कैटेगरी में आता है ना। तो ये चालू अंकेक्षण हो जाता है आपका, है ना। अब इसकी आवश्यकता कहाँ होती है चालू अंकेक्षण की, चालू अंकेक्षण की आवश्यकता होती है जहां पर लेन देन बहुत हो, है ना, लेन देन की संख्या है वो बहुत ज्यादा हो, है ना, या लेन देन की प्रक्रिया जटिल हो तो वहां पर ये उपयोगी है ना। व्यवसाय का आकार बड़ा हो, है ना, ऑडिट रिपोर्ट वो जल्दी देनी हो तो वहां पर ये उपयोगी है ना। ऑडिट रिपोर्ट बाह्य संस्था को देनी हो तो वहां पर चालू अंकेक्षण है वो आपका उपयोगी है ना। साथ में अपने को ऑडिट रिपोर्ट वित्तीय वर्ष के समाप्त, इसके लाभ अगर बात करें तो अगर चालू अंकेक्षण रहता है तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद अपने को ऑडिट रिपोर्ट है वो मिल जाती है। साथ में ये अंकेक्षण है वो डेट टू डेट है वो अपडेट रहता है, यानी चालू रहता है तो हर डेट को ये अपडेट रहता है। अगर कोई अशुद्धि या कोई छल कपट होता है तो उसकी पकड़ तुरंत की जा सकती है इसके तहत, है ना। साथ में जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी एक प्रेशर का काम करता है, नैतिक दबाव होता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसकी तुरंत जांच होगी, इसलिए वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर है वो बनता है ना। तो ये होता है आपका चालू अंकेक्षण। अंतिम अंकेक्षण क्या होता है, अंतिम अंकेक्षण के भी कई नाम है। इसको अंतिम अंकेक्षण भी कह सकते हैं, चिट्ठा अंकेक्षण भी कह सकते हैं, वित्तीय अंकेक्षण भी कह सकते हैं, पूर्ण अंकेक्षण भी कह सकते हैं, पूर्णकृत अंकेक्षण भी कह सकते हैं और सामयिक अंकेक्षण भी कह सकते हैं। हो गया ना। एक ही नाम है अंतिम अंकेक्षण, लेकिन अदर इसके नाम 6 नाम और है ना। तो ये अब मैं आपको बता रहा हूं अंतिम अंकेक्षण और परीक्षा में आ गया पूर्ण अंकेक्षण, तो आप सोचोगे लो हमें तो अंतिम अंकेक्षण ही बताया था, पूर्ण बताया नहीं, लेकिन इसी का नाम क्या है, पूर्ण अंकेक्षण है। इसी का वित्तीय अंकेक्षण है, इसी का चिट्ठा अंकेक्षण है, इसी का पूर्णकृत अंकेक्षण है ना। तो ये अंतिम अंकेक्षण होता है कहा, जब ये बनता है वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद। ये कब बनता है, जब लेखों की संख्या कम हो, है ना, लेन देन वो प्रकृति है वो सरल हो, है ना, रिपोर्ट की अपने को आवश्यकता नहीं हो, व्यवसाय का आकार छोटा हो, है ना। कुल मिला के वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद ऑडिट का कार्य वो प्रारंभ होता है। वित्तीय वर्ष की
समाप्ति के बाद ऑडिट का कार्यक्रम है वो प्रारंभ होता है ना। ये बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करने के बाद इसको तैयार किया जाता है। ये रिपोर्ट स्टार्ट कब होगी? बुक्स ऑफ अकाउंट यानी सारे खाते तैयार होने के बाद ये स्टार्ट होगा, है ना। ठीक है, इसके बाद आता है अंतरिम अंकेक्षण, है ना। इसका दूसरा नाम है चिट्ठा अंकेक्षण, है ना। चिट्ठा अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण। ये अंतिम खातों से प्रारंभ होकर प्रारंभिक लेखा प्रविष्टियों की ओर आता है ना। यह क्या होता है? अंतिम खाते जो आपने तैयार किए वहां से लेकर वापस बैक की तरफ आता है और प्रारंभिक लेखों की तरफ से आता है ना। अंकेक्षण का कार्य क्या होता है? ऊपर से नीचे की ओर इसमें कार्य होता है। कैसे होता है? ऊपर से नीचे की ओर इसमें कार्य किया जाता है। ठीक है ना। अब जो अंतरिम अंकेक्षण है यह तो होता है आपका, कहां होता है? विदेशों में होता है ना। अंतरिम अंकेक्षण है जिसको चिट्ठा अंकेक्षण भी कहते हैं। लेकिन चिट्ठा अंकेक्षण है वो प्रारंभिक लेखों से प्रारंभ होकर, चिट्ठा अंकेक्षण है वो प्रारंभिक लेखों से प्रारंभ होकर अंतिम लेखों तक जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना। ये भारत के भीतर है और ये होता है नीचे से ऊपर की ओर। ये क्या होता है? नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका और कौन सा अंकेक्षण है है ना? लागत अंकेक्षण। लागत है वो आपको पता है कि धारा 148 के तहत लागत अंकेक्षण है वो किया जाता है। और प्रबंध अंकेक्षण वो प्रबंध के औचित्य में, निष्पादन में और कुशलता में शामिल करते हैं। प्रबंध अंकेक्षण में 3 शामिल होते हैं: औचित्य अंकेक्षण, निष्पादन अंकेक्षण और कुशलता अंकेक्षण। ये तीनों के तीनों ही आपके प्रबंध अंकेक्षण में शामिल होते हैं। तो ये चीज अपने को विशेष ध्यान रखनी है क्योंकि ये अंकेक्षण से रिलेटेड है। अब प्रश्न है कि निरंतर महत्ता वाली महत्वपूर्ण सूचनाओं का समावेश किस फाइल में होता है, ये आपको बताना। तो ये किस में होता है? आपकी स्थायी अंकेक्षण फाइल होती है, उसमें ये सारी की सारी चीज है वो समावेशित होती है। तो निरंतर महत्ता वाली महत्वपूर्ण सूचना है वो आपके स्थायी अंकेक्षण फाइल में समावेशित होती है। ठीक है, नोट कर लिया आपने? बढ़ जाए आगे। ठीक है, बढ़ जाए। बताओ, देखिए इसका आंसर क्या पूछा है। अंकेक्षण कार्य संबंधी प्रपत्र पर स्वामित्व होता है अंकेक्षक का, नियोक्ता का, ए और बी दोनों का संयुक्त रूप से और लेखापाल का। बताओ देखिए किसका इसमें स्वामित्व होता है? बताओ, अंकेक्षण कार्य संबंधी प्रपत्रों पर स्वामित्व किसका होता है ना। ये एक वाद हुआ था इप्सविच, है ना। इप्सविच मिल्स बनाम डिलन। उस विवाद में क्या कहा गया था कि भाई पहले तो ये था कि भाई अंकेक्षक संबंध जो कार्यपत्र है उन पे दोनों का स्वामित्व होगा, लेकिन उस विवाद के कारण फिर ये फैसला दिया गया कि अंकेक्षण कार्य संबंधी जितने भी जो प्रपत्र होंगे ना उनमें स्वामित्व किसका होगा? अंकेक्षक का ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। बताओ देखिए इसका आंसर। ये एक विवाद हुआ था, ये विवाद के बारे में बताना है। यद्यपि परीक्षण जांच एक मान्य प्रणाली है किंतु उसका प्रयोग प्रत्येक मामले के लेन देनों की संख्या और तथ्यों की संख्या और आकार के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसा किस वाद में स्पष्ट किया गया? बताओ देखिए क्या है कि परीक्षण जांच है, परीक्षण जांच है वो एक मान्यता प्राप्त भाई प्रणाली है किंतु उसका प्रयोग है कुछ लेन देनों की संख्या या तथ्यों की संख्या या आकार के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसा किस वाद में स्पष्ट किया गया? काउंसिल ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाम के महेंद्र सिंह सीए, काउंसिल ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाम के राजेंद्र सिंह सीए, काउंसिल ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाम के महिपाल सिंह सीए, काउंसिल ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाम नरेंद्र सिंह सीए। ये एक वाद हुआ,
है ना। तो इस वाद में कौन सा जो फैसला है वो किसके तहत दिया गया था, ये अपने को बताना है। तो ये हुआ था आपका राजेंद्र याद रखना है। काउंसिलिंग ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाम के राजेंद्र सिंह, जिसने क्या कहा था कोर्ट ने कि भाई प्रणाली है वो मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसका प्रयोग है वो कुछ मामलों में संख्याओं और तथ्य के आधार पर करना चाहिए। ये आपका जो वाद विवाद था ये काउंसिल ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाम के राजेंद्र सिंह के मध्य हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, बताओ। देखिए इसका आंसर बताओ। एकांकी अवधि के अंकेक्षण की सूचनाओं का प्राथमिक तौर पर समावेश किस फाइल में होता है। एकांकी अवधि के अंकेक्षण की सूचनाओं का प्राथमिक तौर पर समावेश किस फाइल में होता है। स्थायी अंकेक्षण फाइल, चालू अंकेक्षण फाइल, कार्यगत प्रपत्र फाइल, उपयुक्त में से किसी भी फाइल में नहीं। बताओ। देखिए एकांकी अवधि के अंकेक्षण की सूचनाओं का प्राथमिक तौर पर, प्राइमरी तौर पर है वो समावेश किस फाइल में अपन करते हैं, ये अपने को बताना है। बताओ। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। क्या हो जाएगा, बी। चालू अंकेक्षण फाइल में एकांकी अवधि यानी अल्प अवधि के लिए जो डेटा होते हैं वो आपके चालू अंकेक्षण फाइल में रखे जाते हैं, है ना। कुछ ऐसे रिकॉर्ड होते हैं ना जिनको एक निश्चित समय तक व्यापार में रखा जाता है और उनके आधार पर ही निर्णय है वो लिया जाता है। तो अगर एकांकी अवधि की प्राथमिक फाइल है तो वो चालू अंकेक्षण फाइल में रखी जाती है। ठीक है, बढ़े आगे। बताओ। देखिए इसका आंसर, क्वेश्चन छोटा सा है। क्या है, ऑडिट के दौरान लेखा पुस्तकों की सत्यापन और शुद्धता को प्रमाणित करना कहलाता है। कास्ट, क्रॉस कास्ट, टेली या वेरिफिकेशन, है ना। तो यहां पर शब्द मिल रहा है, क्या करना, प्रमाणित करना। और प्रमाणित करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रमाणित करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऑडिट के दौरान लेखा पुस्तकों की सत्यता और शुद्धता को प्रमाणित करना है वो आपका वेरिफिकेशन है, वो कहलाता है। ठीक है, बढ़े आगे। बताओ। देखिए इसका आंसर कौन बताएगा, इसका आंसर फटाफट आना चाहिए। देखो फटाफट इसका आंसर है वो आना चाहिए। कौन बता रहा है सबसे पहले, है ना। बताओ। देखिए किन्हीं दो या दो से अधिक अंकों या उनके समूह का मिलान करना कहलाता है। कास्ट, क्रॉस कास्ट, टेली या वेरिफिकेशन। आंसर वही है, ऑप्शन वही है, आपको सिलेक्ट नहीं करना। क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक अंकों का मिलान। मिलान का मतलब यही तो होता है उनके अपन क्या करें, चेक करें, उनके मिलान को मतलब टेली करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, टेली। अब एक क्वेश्चन है, उनका आंसर छोटा छोटा, लेकिन बाय द वे ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए और अगर अपने नहीं पढ़ा तो अपने लिए तो वो एकदम बड़ा क्वेश्चन हो जाता है ना। जो आता है वही तो अपने को इजी लगता है, जो नहीं आता वो तो अपने लिए हार्ड ही है। तो ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपने इसको डीपली नहीं पढ़ा ऑडिटिंग को तो वहां पर ये ऐसे क्वेश्चन है वो जरूर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, है ना। क्योंकि क्वेश्चन तो देखो ऑडिटिंग में दो तीन ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उन दो तीन क्वेश्चनों को कैसे अपने को कवर करना है वो अपना टारगेट होता है। कि दो या दो से अधिक अंकों या उनको समूह को क्या कहते हैं, टेली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। बढ़े आगे। बताओ। देखिए इसका आंसर क्या पूछा है, आड़े योगों की जांच को कहते हैं क्रॉस कास्ट, टैली या वेरिफिकेशन। आड़े, है ना,
आरडी से नाम से पता चल गया ना, ये क्रॉस क्रॉस हो गया ना, क्रॉस, तो क्रॉस कास्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस कास्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बताओ। देखिए, योगों व उपयोगों यानी टोटल और सब टोटल की जांच कहलाती है। टोटल ऐसे होता है ना, तो वो क्या होगा, आपका कास्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताएं, और साथ में एग्जाम की तैयारियों में जुटे रहें, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए अपने को अनावश्यक बातों पर ध्यान नहीं देना है और तैयारियों में जुटे रहना। तो ये था आज का एक और शानदार जानदार छोटा सा सेशन जो आपके साथ शेयर किया गया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा खास और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन को मैंने तैयार किया है। निश्चित रूप से आज के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में बड़े ही फायदेमंद साबित होंगे, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूँ। और आप भी ऐसा रखते हैं तो जरूर आज के सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े हमारे साथ कॉमर्स की एक नई थीम के साथ कि कॉमर्स पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। लगातार कॉमर्स के विद्यार्थियों को मोटिवेट करते हुए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम हर तरीके की क्लासेज वो आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।